यूपी चुनाव के मद्देनजर वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है और ऐसे में सीएम बघेल यूपी में आए दिन दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले सीएम बघेल ने तहजीब के शहर लखनऊ में पहुंचकर प्रचार किया था और अब इसी सिलसिले में धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां वो ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम बघेल मथुरा वृंदावन से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। वृंदावन के अलावा मथुरा के झींगुरपुरा, बाड़पुरा और शहरी क्षेत्र में भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। वृंदावन के अलावा मथुरा में भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और इससे पहले लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ में भी वो प्रचार कर चुके हैं, नोएडा में भी वो प्रचार कर चुके हैं। अब मथुरा वृंदावन में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और फिलहाल चुनाव प्रचार को लेकर अंदाजा लगाइए। और सीएम बघेल फिलहाल हर प्रत्याशी के लिए आगे पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। नोएडा में भी वो प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर चुके हैं और इससे पहले आपको बता दें लखनऊ में भी वो पहुंचे थे और फिलहाल मथुरा वृंदावन में अब वो जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। वेद प्रकाश गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। वेद प्रकाश, आपसे जानेंगे मथुरा वृंदावन में सीएम बघेल पहुंचे हुए हैं और प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हुए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी कोमल, मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जी हैं वो यहाँ पर सुबह सीधे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद वो मथुरा वृंदावन विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप माथुर, उनके साथ चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। डोर टू डोर उन्होंने पब्लिक से मुलाकात की, उनके लिए समर्थन मांगा और कई सारे क्षेत्रों में वो प्रदीप माथुर के साथ लगातार जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे और उन्होंने लोगों से बातचीत की, कांग्रेस की नीतियां लोगों को बताई। और इस दौरान उसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और खासे हमलावर भारतीय जनता पार्टी सपा पर नजर आए। और इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की रीति नीति भी मीडिया के सामने रखी और कहा कि जो उनकी पार्टी है वो महिलाओं के लिए भी काम कर रही है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो प्रियंका गांधी ने बुलंद किया हुआ है उसे भी उपलब्ध बताया। और इस दौरान मीडिया कर्मी के जो सवालों के जवाब देते हुए भी उन्होंने काफी आक्रामक रुख भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाए रखा। ठीक है, ऐसे में अगर हम प्रत्याशियों की नामों की जानकारी लेना चाहें, कौन कौन वो प्रत्याशी हैं? जी, मथुरा में अगर हम बात करना चाहें तो जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो प्रदीप माथुर हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा है भारतीय जनता पार्टी से। तथा आरएलडी गठबंधन से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो हैं देवेंद्र अग्रवाल हैं, जो सादाबाद के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो यहाँ मथुरा से आगे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर आरएलडी के खाते में सीट चली गई सादाबाद वाली। तो उन्हें प्रकाश, अगर हम जनसंपर्क की बात करें, डोर टू डोर कैंपेन की बात करें, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और कोविड नियमों का भी पालन करना है, ऐसे में किस तरह की तस्वीरें आ सकती हैं? क्योंकि नोएडा की बात करें तो भारी भीड़ देखी गई थी। फिलहाल अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? जी, मैं आपको बता दूं, देखिए कोविड गाइडलाइन का पालन तो जनसंपर्क में कहीं भी नहीं हो पा रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे रालोसपा के प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों। आज भी जो जनसंपर्क देखा गया उसमें भीड़ थी, नियम कोविड गाइडलाइन से जो नियम है उनसे ज्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए नहीं थे। तो वो तो हर राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इस समय कहीं भी नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए वेद प्रकाश। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वृंदावन पहुंचे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे।
और छत्तीसगढ़ सुकमा में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में सुकमा एसपी के निर्देशन पर चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत आज 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी और सभी आत्मसमर्पित नक्सली माओवादी संगठन में सक्रिय रहकर आईईडी लगाने के साथ साथ सड़क मार्ग को बाधित करने, वाहनों को आगजनी करने जैसे घटना में शामिल थे। शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर तथा जिला सुकमा के द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर मरेगुड़ा गोलापल्ली क्षेत्र के 2 सक्रिय नक्सली और थाना गादीराज क्षेत्र में सक्रिय कुल 3 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से दूधी सुक्का पिता हड़मा मिलिशिया कमांडर के रूप में 2006-7 से कार्य कर रहा था, जो 1 लाख का इनामी नक्सली है, जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया। विजय हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, आपसे जानेंगे 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता, क्योंकि खौफ है पुलिस का जिस तरह से ये आत्मसमर्पण सामने आया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोमल, मैं बता दूं कि बस्तर में चलाया जा रहा नक्सल विरोधी अभियान और छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास नीति का तहत जो है अब नक्सली जो है लगातार लाभ ले रहे हैं। मैं बता दूं कि 8 माह पहले सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने पुनः नरकोम अभियान की शुरुआत की थी, यानी नई सुबह की शुरुआत। जो लोग भटक गए हैं, जो नक्सली संगठन में चले गए हैं, वो अपना समर्पण करके बेहतर जीवन जी सके और सरकार की जो नीतियां हैं उनका वो लाभ ले सके। तो लगातार देखा जा रहा है 8 महीनों के अंदर करीब 250 से ज्यादा नक्सलियों ने लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश किया है और आज भी सुकमा जिले में 1 लाख रुपए के इनामी सहित 3 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने आए तीनों नक्सलियों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10-10 हजार रुपए दी गई है। समर्पण करने आए नक्सलियों से नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर सुकमा पुलिस के सामने आ सकती है। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जगदलपुर में लगातार आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करती आ रही है और इसी सिलसिले में जगदलपुर में पुलिस ने सटोरियों पर शिकंजा कसा है। जगदलपुर शहर में 4 सटोरियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि थाना बोधघाट को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सटोरियों के द्वारा जगदलपुर में सट्टा के खेल खेले जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर उसको रवाना किया था और उसने 4 सटोरियों को गिरफ्तार भी किया है। सभी आरोपियों के पास से करीब 16,750 रुपए बरामद किए गए और इस सभी आरोपितों के खिलाफ थाना बोधघाट में धारा 4 जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सट्टा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा आज जगदलपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों, जिसमें बस स्टैंड, बोधघाट चौक और नया मुंडा क्षेत्र में जो है 4 अलग अलग जगहों पर रेड कार्रवाई किया गया। और कोरबा में एक बार फिर से डॉक्टरों की नाराजगी सामने आई है। कोरबा में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, जिसके बाद से अस्पताल में व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा सी गई है और मरीजों का यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के वेतन विसंगति दूर करने, कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने, मेडिकल कॉलेज के रिक्त पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि उनकी मांगें पूरी होने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन रोक दिया था, लेकिन इस बीच उनका वेतन काट लिया गया। यही वजह है कि वो एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। अभी हम यही मांग रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम लोग को कलेक्टर दर पे रखा जाए और जो भी मेडिकल कॉलेज से जो भी पद निकलते हैं पहले हम लोग को उसमें मतलब सबमिट करें, उसके बाद ही सभी पद में निकाला जाए पोस्ट जो भी। अभी कितना वेतन आप लोग को मिलता है? अभी हम लोग को 6,000, 6,500 बस। विगत कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए काम करते। और नए वर्ष के आगाज होने के साथ ही कोरबा जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और बेकसूर लोग काल के गाल में समा रहे हैं।
वहीं कोरबा में बालको थाना क्षेत्र में बीती रात जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। दरअसल तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया और 1 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को बालको में नौकरी दिए जाने की बात पर सहमति बनी है। चक्का जाम समाप्त कर दिया गया है। प्रबंधन की ओर से लिखित में दिया गया है। तू कहाँ पर है? परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के शासन के नियमानुसार इसके अनुसार बुलाया। कितने की राशि दी गई? 1 लाख की सहायता दी गई है। और कोरबा की रजगमार पुलिस ने एक बार फिर से अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बुजुर्ग की मदद करते हुए उसे उसके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया है। दरअसल बुजुर्ग पारिवारिक परेशानी के कारण रजगमार पहुंच गया था और गायत्री नगर में भटक रहा था। ये खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बुजुर्ग को चौकी बुलाया, उससे पूछताछ की। इस दौरान उसने अपना नाम और घर का पता बताया, जिसके आधार पर उसे उसके परिजनों से मिलवा दिया गया है। और कांग्रेस के ऊपर हमेशा से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी छवि को लेकर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसा ही एक वाकया नारायणपुर से देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक जलकुंभी की सफाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा 1 करोड़ 14 लाख की लागत से ठेकेदार से इसकी सफाई की जा रही है, जो कि विवादों में आ गई है। इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से घेराव किया है और उन पर हमला किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बृजमोहन देवांगन ने जलकुंभी सफाई को भ्रष्टाचार का नया तरीका बताया और कहा कि बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए बंधवा तालाब की जलकुंभी सफाई को प्रभारी मंत्री द्वारा बंद कराया गया है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवनाथ ओसेंडी ने बताया कि बंधवा तालाब में भी की जा रही सफाई जलकुंभी को फिजूल खर्ची बताते हुए सफाई कार्य को बंद करते हुए निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से बैठक के दौरान दिया गया है और कहा है कि पानी छोड़कर पूरा साफ किया जाए, इससे तालाब की अच्छे से सफाई होगी। अभी 12 तारीख को प्रभारी मंत्री का आगमन हुआ था, जिसमें सभी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का बैठक लिया गया और उसमें हम लोग भी थे और उसमें प्रभारी मंत्री का साफ निर्देश दिया गया कि अभी जो बंधवा तालाब में जो कार्य चल रहा है, जो घास सफाई का, तो इसको रोक लगाने के लिए रोक लगा दिया गया है। और कैराना से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। बता दें, कैराना कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। तो सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और साथ ही कैराना कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। संवाददाता अमित हमारे साथ कैराना से जुड़ गया। अमित, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिल्कुल कोमल, आपको बता दूं, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसमें वांछित चल रहे थे नाहिद हसन, जो प्रत्याशी है सपा के, इनको गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया था। तो उन्होंने आज अपनी जमानत याचिका लगाई थी, जिसके चलते आज फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब नाहिद हसन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि एक तरह से प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने इनको बनाया था, अब देखना यह होगा कि आगे कौन प्रत्याशी रहेगा समाजवादी पार्टी कैराना से। जी कोमल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये जमानत याचिका को खारिज किया है। एक जो आस थी वो यहां खत्म होती सी नजर आ रही है नाहिद हसन की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है उन्हें और अब न्यायिक हिरासत
में भेजे गए थे 14 दिन के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.